अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, हमें देखना है कि जो थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर होता है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होती है। ठीक है, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अगर हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात करेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, उसमें क्या होता है, उसका एक बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल आता है जिसका नाम हमने दिया है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन जो है, दिस इज़ द कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन इज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिकल मशीन्स का। तो अब वो मशीन जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, उस मशीन का नाम हमने दिया है मोटर। ठीक है, और दूसरा आता है जनरेटर। उस जनरेटर में क्या होता है, उसमें मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिकल मशीन्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी मशीन का। अगर हम बोलेंगे चाहे वो एसी मशीन हो या डीसी मशीन हो, उसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर कौन सा है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। शाबाश। अब फर्दर अब यहाँ में हम देखेंगे कि जो मोटर्स है उसकी क्लासिफिकेशन पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मोटर्स है उसको हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई देनी है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हम या तो अल्टरनेटिंग करंट है दे सकते हैं या तो हम डायरेक्ट करंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑन दैट बेसिस मोटर्स को हमने दो टाइप्स में क्लासीफाई किया हुआ है। नंबर वन इज़ अल्टरनेटिंग करंट मोटर्स एंड नंबर सेकेंड इज़ डायरेक्ट करंट मोटर्स। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट मोटर्स जो है उसके फर्दर दो टाइप्स हमने लिखे हैं। नंबर वन इज सिंक्रोनस मोटर एंड नंबर सेकंड इज इंडक्शन मोटर। जो ये क्लासिफिकेशन है सिंक्रोनस मोटर्स एंड इंडक्शन मोटर्स, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ द रोटर हमने लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसकी जो स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, और जो इंडक्शन मोटर होता है उसकी स्पीड जो है दैट इज लोअर देन दैट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, इस वजह से इंडक्शन मोटर का दूसरा नाम हमने दिया हुआ है एसिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर के फर्दर दो टाइप्स है, सिंगल एंड थ्री फेज ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई गिवन। ठीक है, अगर सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो दैट विल बी कॉल्ड ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, अगर थ्री फेज सप्लाई देंगे तो दैट विल बी कॉल्ड ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर। फिर उसके बाद डीसी मोटर्स आते हैं। ठीक है, डीसी मोटर्स जो है उनको हम सप्लाई देते हैं डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो उनको फर्दर हमने क्लासीफाई किया हुआ है इनटू सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ जो हम सप्लाई देते हैं, जो हमारे पास डीसी मोटर है, ऑन दैट बेसिस इसको हमने क्लासीफाई किया हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो डीसी मोटर होता है उसमें नंबर वन आर्मेचर वाइंडिंग होती है और नंबर सेकंड फील्ड वाइंडिंग होती है। ठीक है, अगर हम दोनों वाइंडिंग्स को अलग अलग सेपरेटली एक्साइट करेंगे, ठीक है, अलग अलग दो सोर्सेस से हम उनको एक्साइट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारे पास फील्ड वाइंडिंग होगी उसको हम अलग से एक्साइट करेंगे और जो आर्मेचर वाइंडिंग होगी उसको हम अलग से एक्साइट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड सेपरेटली एक्साइटेड। अब वो मोटर जिसको दोनों सप्लाईज जो है हम एक ही सप्लाई देंगे इस टाइम। ठीक है, दैट मीन्स आर्मेचर वाइंडिंग और जो हमारे पास फील्ड वाइंडिंग है दोनों को हम एक ही सोर्स से एक्साइट करेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर्स। ठीक है, तो इनको हम सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर्स हम क्यों बोलते हैं और इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है वो हम डीसी मोटर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो मोटिव है वो है अल्टरनेटिंग करंट मोटर्स, एसी मोटर्स, और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, शाबाश। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल जानने से पहले हमें उसकी कंस्ट्रक्शन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के दो मेजर पार्ट्स हैं, नंबर वन इज स्टेटर एंड नंबर सेकंड इज अ रोटर। ठीक है, तो आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है, जो कि स्टेशनरी पार्ट होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, दैट इज कॉल्ड द स्टेटर। ठीक है, और स्टेटर जो है उसमें हम फील्ड वाइंडिंग, थ्री फेज फील्ड वाइंडिंग रखते हैं। ठीक है, और जो रोटर हमारे पास है उसमें क्या होता है, उसमें आर्मेचर वाइंडिंग होती है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है
स्टेटर पे जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। थ्री फेज़ वाइंडिंग है वहाँ पे स्टेटर में, तो हमें थ्री फेज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर। तो हमने थ्री फेज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई दे दी स्टेटर को, तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जब हम किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करेंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर, या अगर हम कहीं पे भी थ्री फेज़ सप्लाई थ्री फेज़ वाइंडिंग को देंगे, वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो रोटेटिंग इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि जो थ्री फेज़ सप्लाई हम देंगे थ्री फेज़ स्टेटर वाइंडिंग को, वहाँ पे जो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा दैट विल बी रोटेटिंग इन नेचर, ठीक है। तो ये एक बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद दूसरा आता है दैट इज रोटर, वो रोटेटिंग पार्ट होता है, और उसमें हमने आर्मेचर कंडक्टर्स रखे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो रोटर होता है वो जब हम सप्लाई देंगे तो वो स्टेशनरी होगा। अब जब हमने सप्लाई दे दी स्टेटर वाइंडिंग को थ्री फेज सप्लाई, अब हमें एक्सप्लेन करना है कि जो रोटर हमारे पास है वो रोटर रोटेट कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो यही है जो हमारे पास थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टेटर होता है उसमें आउटर फ्रेम होता है, ठीक है। वो प्रोटेक्ट करता है, जो हमारी मशीन होती है थ्री फेज़ मशीन, वो उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद कोर होता है जो कि सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन स्टील का क्यों बना होता है? क्योंकि हमें हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो कम करना है। शाबाश। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोर है, वाइंडिंग और स्लॉट्स है, ये है स्टेटर जो हमारे पास थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर का होता है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि वो इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन कैसा होता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था, पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास स्टेटर होता है उसमें थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग होती है। उस थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग को हम प्रोवाइड करते हैं थ्री फेज सप्लाई, ठीक है। तो जब हमने उसको थ्री फेज सप्लाई दे दी तो वहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पे, वो रोटेट करेगा इन द गैप बिटवीन रोटर एंड स्टेटर। रोटर और स्टेटर के दरमियान जो गैप होगी, उस गैप में वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो जब वो रोटेट करेगा, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रोटर के कंडक्टर्स है और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के दरमियान एक रिलेटिव स्पीड आ जाती है अब, ठीक है। तो उस रिलेटिव स्पीड से क्या हो जाता है, आप लोगों को पता है कि फैराडेज लॉ क्या बोलता है, वेन एवर देयर इज ए रिलेटिव स्पीड बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ गेट्स इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो आर्मेचर के कंडक्टर्स है और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के दरमियान अब रिलेटिव स्पीड आ जाती है। जब दोनों के दरमियान रिलेटिव स्पीड है, दैट मीन्स जो हमारे पास इंडक्शन मोटर के रोटर के कंडक्टर्स है उनमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो जब उनमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया, वो जो रोटर के कंडक्टर्स होते हैं वो शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, तो उस वजह से उन कंडक्टर्स में करंट पास हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे और एक प्रिंसिपल आता है, जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा कि जो रोटर के कंडक्टर्स है उनमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो वहाँ पे करंट भी पास हो जाएगी, क्योंकि जो ये कंडक्टर्स है ये शॉर्ट सर्किटेड है। तो जब करंट इनमें पास होगी, अब यही करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो है ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, जो ये रोटर के कंडक्टर्स है उनमें एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब सारे कंडक्टर्स पे फोर्स अप्लाई हो गया तो वो फोर्स क्या करेगा, वो फोर्स उस रोटर को रोटेट करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब वो रोटेट करने की कोशिश करेगा तो अब क्या हो जाएगा, जो रोटर है अब वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने प्रोवाइड की थी, अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी है यहाँ पे, दैट इज रोटेशनल एनर्जी। जो रोटर है वो रोटेट करने लगेगा। शाबाश। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है
कि जो रोटर है वो रोटेट कर सकता है ईदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अब ये बात जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको याद यहाँ पे रखनी है कि जो रोटर है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले देखना है कि जो हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि जो हमारे पास रोटर है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है कि लेंजेस लॉ हमें देता है कि डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। Direction of induced EMF will be in that direction so that it will try to oppose the cause producing it. तो दैट मीन्स जो EMF की डायरेक्शन होगी, जो इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन होगी, वो अपोज करने की कोशिश करेगा द काज प्रोड्यूसिंग इट। अब यहाँ पे हमें देखना है कि काज क्या है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है इंड्यूस्ड EMF। तो आप लोगों को पता ही है कि जो इंड्यूस्ड EMF यहाँ पे हो रहा है इंड्यूस, वो इंड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड द रोटर। तो जहाँ पे जो काज है दैट इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर, ठीक है। तो शाबाश। तो लेंजेस लॉ बोलता है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द रोटर होगी, दैट विल बी इन दैट डायरेक्शन सो दैट इट विल ट्राई टू अपोज द काज, सो दैट इट विल ट्राई टू अपोज द काज। काज क्या है यहाँ पे, काज है द रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड द रोटर, ठीक है। तो ये इसी रिलेटिव स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा या अपोज करने की कोशिश करेगा। तो अगर ये रिलेटिव स्पीड को इसको कम करना है तो दैट मीन्स जो रोटर है उसको उसी डायरेक्शन में रोटेट होना है जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि जो रोटर है अब वो इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज लेंजेस लॉ क्या बोलता है कि ये उसी डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा सो दैट इट विल ट्राई टू अपोज द काज प्रोड्यूसिंग इट, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है, अब मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा कि जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग को, ठीक है। तो वहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो गैप बिटवीन रोटर और स्टेटर जो है उसमें वो रोटेट करता है। अब उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के कंडक्टर्स के दरमियान रिलेटिव स्पीड आ जाती है, ठीक है। तो जब उनके दरमियान रिलेटिव स्पीड आ जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा रोटर कंडक्टर्स में, ठीक है। इसी जो ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसी प्रिंसिपल के बिना पे हमारे पास जो इंडक्शन मोटर है उसका नाम पड़ा है इंडक्शन मोटर, ठीक है। शाबाश। तो जब वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो जो रोटर के कंडक्टर्स है वो शॉर्ट सर्किटेड है, दैट मीन्स वहाँ पे करंट भी पास हो जाएगी। अब आप लोगों को पता ही है कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो जाता है उस कंडक्टर पे। तो यहाँ पे जो रोटर के कंडक्टर्स है वो हमने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं और करंट भी है उनमें, तो दैट मीन्स उन सारे कंडक्टर्स पे फोर्स अप्लाई हो जाएगा। तो जब वो उन पे फोर्स अप्लाई हो जाएगा तो वो रोटर को रोटेट करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब रोटर जो है वो उसी डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होता है। अब वो उसी डायरेक्शन में क्यों रोटेट करेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ लेंजेस लॉ, ठीक है। तो ये हो गया जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है। शाबाश। तो अब आप लोगों को यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स जो है ये आप लोगों को सीरीज़ में याद रखने हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है जो हमारे पास रोटर के कंडक्टर्स है वो इंड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये हो गया जो हमारे पास वोल्टेज सबसे पहले इंड्यूस हो जाएगी। फिर उसके बाद जब वोल्टेज इंड्यूस होगी तो वहाँ पे एक करंट भी पास हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास कंडक्टर्स है वो उनको हमने शॉर्ट सर्किट किया हुआ है।
फिर उसके बाद नंबर थर्ड पे आता है जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं। जब वो मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं तो उन पे एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वो जो फोर्स अप्लाई उन पे होता है वो फोर्स क्या करेगा, वो उस रोटर को एक डायरेक्शन में रोटेट करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम प्रोवाइड करते हैं वो कैसे कन्वर्ट होता है इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारे पास स्लिप होती है इनके साथ थ्री फेज इंडक्शन मोटर वो हम पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो हमारे पास थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो कैसे जनरेट होता है, ठीक है। उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।